नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विला के बेसमेंट में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि पकड़े गए लोगों में से एक गार्ड हर्षवर्धन को पहचान लेता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज कांपने लगी और वह जमीन पर गिर गया। उस गार्ड की बात सुनकर अब वहां खड़े लोग, जो पहले ही बुरी हालत में थे, वह भी थर-थर कांपने लगे। वह समझ गए थे कि आज उनका आखिरी दिन है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, माफ करना हमें सर, यह सब कुछ हमारी गलती है। हम बस कुछ पैसों की लालच में आ गए थे। हमने यह जानबूझकर नहीं किया। तभी हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत, जो नकाब पहनकर वहां खड़ा था, वह आगे जाकर उस गार्ड के मुंह पर एक घुसा मारते हुए गुस्से में बोला, वह बताओ जो सर ने पूछा है, उससे ज्यादा मुंह मत खोलो। यह सुन एक गार्ड हाथ जोड़कर डरते हुए बोला, सर इन सब में राजेश कपूर का हाथ है, वही हमें यहाँ लाया था। उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसे हर हालत में अपनी बेटी को वापस लेकर जाना था। इसीलिए उसी ने कहा था कि आश्रम की रेपुटेशन खराब कर दो तो आश्रम वाले लोग अपने आप उनकी बेटी को लौटा देंगे, और यह सारा प्लान उसी का था। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। तभी वहां खड़े बड़े महंत गुस्से में बोले, लेकिन तुम लोगों ने उन गांव वालों पर हमला क्यों किया? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? साफ साफ बताओ, तुम करना क्या चाहते थे? यह सुनते ही वह सभी गार्ड्स डर के मारे कांपने लगे। यह सुनकर उन सभी के मुंह से एक आह तक नहीं निकली। वह सभी लोग चुपचाप से सर झुका लेते हैं। तभी हर्षवर्धन शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, तुम लोग चाहते थे कि आसपास के गांव वाले इन सब में शामिल हो और तुम लोग गांव के कुछ लोगों को मार डालो और यह अफवाह फैला दो कि यह सब कुछ आश्रम की वजह से हुआ है, तो उस आश्रम को कोई भी नहीं बचा सकता। तुम लोगों की प्लानिंग यही थी कि किसी का मर्डर करके इल्जाम आश्रम पर डाल देना। यह सबसे आसान तरीका है किसी की प्रतिष्ठा को तोड़ने का और उसे अपने आगे झुकाने की। यह कहते हुए उसकी आंखों में खतरनाक चमक और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, जैसे वह उन लोग का दिमाग साफ साफ पढ़ सकता है। वही हर्षवर्धन की बात सुनकर वहां खड़े दो गार्ड की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि एग्जैक्टली उन लोगों का वही प्लान था जो हर्षवर्धन ने कहा था। हालांकि वह लोग पहले ही बहुत ज्यादा मार खा चुके थे। हर्षवर्धन के आदमियों ने उन्हें इतना डरा दिया था कि उनमें से कुछ तो बेहोश पड़े थे और खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और ज्यादातर तो घुटनों पर आ चुके थे, और कुछ ही लोग खड़े होने के काबिल थे। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में झलक रहे आश्चर्य को देखकर कोई भी यह बात बता सकता है कि उन लोगों की साजिश कितनी बड़ी थी। वही बड़े महंत यह सब कुछ सुनकर एक पल के लिए अंदर से कांप गए। जाहिर सी बात है, उन लोगों की प्लानिंग अगर सच हो जाती और वह लोग अपने प्लान में सक्सेस हो जाते, तो आश्रम में पढ़ने वाले सभी शिष्यों की जान भी खतरे में आ सकती थी। इस मामले को बड़ा होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। यह सब कुछ सोचकर ही उस महंत के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव भी आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राजेश कपूर इतना घटिया आदमी हो सकता है कि वह अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब बड़े महंत को भी समझा आ गया कि वह उनकी सोच से भी ज्यादा घटिया आदमी है, जिसने खुद अपनी ही बीवी की परवाह न की हो, ना ही अपनी बेटी की परवाह की हो। वह भला अनजान लोगों की परवाह क्या करता है? उसकी नजरों में पैसा, पावर और प्रॉपर्टी ही सब कुछ है। वह बस खुद के बारे में सोच सकता है, किसी और के बारे में नहीं। तभी बड़े महंत हर्षवर्धन की ओर देखकर पूछते हैं, वैसे अब तुम इन सब का क्या करने वाले हो? क्या इन्हें पुलिस के हवाले करोगे? यह सुनकर वह सभी गुंडे राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगा कि अब वह बच जाएंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन से तो वह लोग वैसे भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन यह बस उनकी सोच थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा हुआ राक्षस कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता, और यह गुण उसने अपनी बीवी से सीखा था कि किसी को भी अपने सामने खड़े होने की हिम्मत मत दो, खास करके तब जब वह तुम्हारे लिए खतरा बने। पहले हर्षवर्धन खतरनाक था, क्रूर था, लेकिन वह बेरहम नहीं होता था। लेकिन अनाया ने उसे बेरहम और दुश्मनों के लिए बेदर्द होना सिखा दिया था। हर्षवर्धन एक नजर अपने सामने टूटी फूटी हालत में पड़े हुए लोगों की ओर देखकर शैतानी हंसी के साथ बोला, माफ करना हर्षवर्धन रावत की डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है। मेरा मानना है जो करेंगे वह भरेंगे। फिर शैतान की तरह उन लोगों की ओर देखकर बोला, इन लोगों की साजिश मौत की थी, तो वह लोग यही हासिल करेंगे। इतना बोलकर उसके चेहरे पर इतने खतरनाक भाव थे
कि एक पल के लिए महंत और उसके खुद के गार्ड भी डर गए। वह जानते थे कि उनके बॉस का यह शैतानी रूप किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। हर्षवर्धन एक नजर वहां खड़े गार्ड की ओर देखकर बोला, इन्हें अपनी जिंदगी से मुक्त कर दो। इतना बोलकर वह पीछे मुड़ गया और बाहर जाने लगा। वही पीछे खड़े गार्ड्स डर के कांपने लगे और चिल्लाकर बोले, प्लीज मिस्टर रावत, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है, हम पैसों की लालच में आ गए थे, हम आगे से कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दूसरी ओर हर्षवर्धन की बात सुनकर एक पल के लिए तो बड़े महंत के हाल भी खराब हो गए थे। भला किसी को मारने का ऑर्डर कोई इतनी आसानी से कैसे दे सकता है? क्या हर्षवर्धन का यह खतरनाक रूप बड़े महंत के दिल में हर्षवर्धन की छवि बिगड़ देगा? और क्या आगे चलकर नया मोड़ आने वाला है इस कहानी में? विला के बेसमेंट में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन उन लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वह मिल चुकी थी। वैसे तो उसे पहले से पता था कि वह लोग यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी वह एक बार सुनना चाहता था। वही उसके मारने के ऑर्डर सुनकर बड़े महंत भी सदमे में जा चुके थे। वह हर्षवर्धन के पीछे जाते हुए उसे थोड़ी परेशान आवाज में पूछते हैं, तुम जानते हो तुमने क्या ऑर्डर दिया है? हर्षवर्धन कठोर आवाज में महंत से बोला, आपको क्या लगता है मुझे उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए था? और अगर वह लोग यहाँ से बाहर गए होते तो क्या आश्रम के बाहर जो कुछ हुआ वह यहाँ से बाहर नहीं जाता? महंत भी समझ गए कि हर्षवर्धन क्या कहना चाहता है। वह अपना सर झुकाकर खुद को ही कोसते हुए मन ही मन बोले, पता नहीं अनाया ने इससे शादी क्यों की। तभी उन्हें ख्याल आया कि सच में यह उनकी गलती थी कि उन्होंने हर्षवर्धन को गलत समझा। वह गहरी सांस लेकर मन ही मन बोले, सच में इसके तरीके काफी क्रूर है। वही वह लोग अभी कमरे से बाहर निकले ही होंगे कि पीछे कई सारे गोलियां चलने की आवाज आने लगी। गोलियों के साथ साथ लोगों के जितने चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी, जैसे अंदर कोई समूह हत्याकांड हो रहा हो। और यह सच भी था। हर्षवर्धन के आदमियों ने बड़ी सी मशीन गन लेकर उन सभी लोगों को शूट कर दिया था, जैसे वो लोग इंसान ना होकर कोई जानवर हो। वही पीछे बस चीखने चिल्लाने की आवाज जे बची थी। हर्षवर्धन के इस तरीके से तो महंत भी डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक दर्दनाक आवाजें शायद पहली बार सुनी थी। वह भी एक पल के लिए कांप गए थे। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जंग के मैदान में पहुंच गए हो। कॉरिडोर पूरा होते होते चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद हो चुकी थी, जैसे किसी कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा हो। वहां बस एक लंबी खामोशी पसर चुकी थी। तभी हर्षवर्धन एक कमरे में जाते हुए सामने खड़े गार्ड से पूछता है, क्या उन लोगों ने अपना मुंह खोला? तो वह गार्ड सर झुकाकर बोला, नहीं बॉस, हमने कई बार उन लोगों से पूछताछ की, कई सारे मेथड अपनाए, लेकिन वह लोग अपना मुंह खोलने के लिए तैयारी नहीं है। यह वही लोग हैं जिन्होंने अनाया पर जहर भरे चाकू से वार किया था। तभी हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम लोगों को पता चला कि यह पुलिस वाले कहां से आए हैं और किसके लिए काम करते हैं? यह सुनकर वो गार्ड थोड़ा डरते हुए बोला, नहीं बस अब तक हम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि यह लोग किसके लिए काम कर रहे हैं और इन लोगों का मकसद क्या है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। वही गार्ड की बात सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में मुठिया कर लेता है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और सेक्रेटरी रेशमा अंदर आते हुए हर्षवर्धन के आगे कॉफी रखते हुए सर झुकाकर बोली, वह बॉस आपके लिए कॉफी। यह सुनकर वह गार्ड सेक्रेटरी रेशमा को ऐसे देखते हैं जैसे वह कोई आठवां अजूबा हो, क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में और गंभीर माहौल में कॉफी कौन लाता है। वहां पर कितनी सीरियस डिस्कशन चल रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ज्यादा कुछ नहीं सोचता और कॉफी हाथ में लेते हुए पीने लगता है। कॉफी का एक सिप लेते ही उसे याद आता है कि यह तो बिल्कुल वैसी ही कॉफी है जैसी अनाया पीती थी। उसने अनाया की खुद के लिए बनाई हुई कॉफी कई बार टेस्ट की थी और उसे वह पसंद भी थी। वही अनाया का जिक्र मन में होते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह दिल ही दिल में अपनी बीवी के ख्यालों में खो रहा था। तभी उसे याद आया कि उसकी बीवी अकेली बेहोश लेटी हुई है। उसे होश आने को होगा। उसे जल्द से जल्द यहाँ का मामला निपटाकर वापस अपनी बीवी के पास जाना होगा। यह याद आते ही वो कड़क आवाज में अपने गार्ड से बोला, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्द से जल्द पता लगाओ कि यह पुलिस वाले कौन हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं। मैंने तुम लोगों को यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बिठाया है।
वही सेक्रेटरी रजत अपने बॉस को गुस्से में देखकर डरते हुए बोला, वह बॉस अभी पता करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमें अभी पता चल जाएगा। तभी रेशमा कांच की दूसरी साइड बैठे हुए पुलिस वालों को देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेती है और उन पुलिस वालों को कांच के उसे और देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यह लोग पुलिस वाले हैं? यह सुनते ही सभी लोग आंखें बड़ी करते हुए रेशमा को देखते हैं, जैसे वह लोग पूछ रहे हो, कहना क्या चाहती हो? तो रेशमा एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि उन लोगों के हाथ में जो हथियार है वह कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास नहीं होता। उन लोगों के हाथ में पड़ी हुई गन भी AK-47 शॉर्ट रेंज गन है और यह मॉडल मेड इन जर्मन है। यह शॉर्ट रेंज के लिए काफी मशहूर है। इतना ही नहीं, उनकी यूनिफॉर्म, उनका कलर कुछ ज्यादा ही ब्राउन यानी कि खाकी है। उतना ही नहीं, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर लगा हुआ बेज वह ओरिजिनल साइन नहीं दे रहा और एक इंसान ने तो बेज भी गलत पहना है। यहाँ तक कि इसका पहनावा, उनके बालों की कटिंग और उनके जूते, हर चीज चिक चिक कर कह रही है कि यह कोई असली पुलिस नहीं है। तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लोग पुलिस वाले हैं? वही सेक्रेटरी रेशम की कोई भी चीज एनालाइज करने की स्किल देखकर तो सभी लोग हक्के बक्के थे। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी हुई लड़की किसी इंसान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने के बाद उनके बारे में इतना सब कुछ बता देगी। रेशम के कहने के बाद हर्षवर्धन ने भी इस बात पर गौर किया। तभी हर्षवर्धन अपने गार्डों की ओर देखते हुए कड़क आवाज में बोला, क्या तुम लोगों को भी पता नहीं चला कि यह पुलिस वाले नहीं है? तभी सेक्रेटरी रजत चीख चीख कर माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन यह पता करना मुश्किल है यह कौन लोग हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो भेजी था वह असली था। उनको हमने स्कैन किया था और स्कैनिंग में यह ओरिजिनल पुलिस भेज ही नजर आ रहा था, इसलिए हम लोगों को शक नहीं हुआ। क्या हर्षवर्धन असली गुनहगार को पकड़ लेगा? और किसको होगी अनाया को मारने की जल्दी? विला के एक खुफिया रूम में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हर्षवर्धन को पता चलता है कि वह कोई असली पुलिस वाले नहीं है और हर्षवर्धन अपने आदमियों पर गुस्सा करता है। तभी सेक्रेटरी रजत परेशान होकर पूछता है, मैं अभी पता करके बताता हूँ, बस यह लोग कौन है? इतना बोलकर वह बाहर जाने लगा। तभी सेक्रेटरी रेशमा कुछ सोचते हुए बोली, तुम सबसे पहले इन लोगों का डेटा क्रिमिनल लिस्ट में चेक करना, खास करके उन क्रिमिनल्स में जो शूटआउट में मारे गए हो या फिर गुमनाम जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें उनकी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगी। वही उसकी बात सुनकर वह लोग वापस चौंक गए। एक मामूली सी सेक्रेटरी को इतना सब कुछ कैसे पता, और वह इतनी एक्यूरेसी से किसी को एनालाइज कैसे कर सकती है? लेकिन सेक्रेटरी रजत को अब तक इतना तो पता चल चुका था कि रेशमा कोई आम लड़की नहीं है। उसने तुरंत अपनी गार्डों को इंस्ट्रक्शन दिए उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए, और जैसा कि उसने सोचा था, जैसा रेशमा ने कहा, उन लोगों का नाम उस लिस्ट में था, जिनमें से कुछ एनकाउंटर में मारे गए थे, तो कुछ भाग गए थे, तो कुछ लोग गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। वहीं अब हर्षवर्धन के स्टाफ के बीच रेशमा की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि रेशमा सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी रखती थी। और अब तक तो हर्षवर्धन भी समझ चुका था कि रेशमा कोई आम लड़की नहीं है, वो है एक काबिल सेक्रेटरी है। उसकी एनालाइजेशन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर एक नेक्स्ट लेवल की है। अगर रेशमा अनाया के साथ नहीं रहती होती तो वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बनने की काबिलियत रखती थी, क्योंकि वह इतना सब कुछ जानती थी और लोगों को इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकती थी। लेकिन हर्षवर्धन यह बात नहीं जानता था कि सच में आज भी सेक्रेटरी रेशमा बहुत खुश दिखती थी, क्योंकि अनाया की सेक्रेटरी बनना किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बनने से भी ज्यादा कठिन है। तभी हर्षवर्धन को अपनी सोच से बाहर लाते हुए सेक्रेटरी रजत सर झुकाकर हर्षवर्धन से पूछता है, बॉस हमें इन लोगों के साथ क्या करना है? हर्षवर्धन एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दुनिया के लिए यह लोग मर चुके हैं और गुमनाम हो चुके हैं, तो असल जिंदगी में भी इन लोगों को गुमनाम कर दो, लेकिन उससे पहले एक दर्दनाक जिंदगी देना मत भूलना। यह बात उसने एक खतरनाक अंदाज में कही थी, जैसे वह कह रहा हो कि जो भी उसकी बीवी के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। पास खड़े बड़े महंत को भी अब समझ आ चुका था कि हर्षवर्धन अनाया के लिए कितना पागल है और वह उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, इसीलिए उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हर्षवर्धन की इतनी क्रूएलिटी से।
वह बस एक तक सामने बैठे हुए राजेश कपूर को देख रहे थे। उनकी नजरों में इस बार राजेश कपूर के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं थी, ना ही हल्का सा भी इमोशन नजर आ रहा था। बस एक कठोर भाव थे उसके चेहरे पर। उनका बस चलता तो वह राजेश कपूर को अच्छा सा सबक सिखाते हैं, लेकिन वह यह नहीं कर सकते थे। उसकी वजह अनाया थी। वह जानते थे कि अनाया को राजेश कपूर से बहुत कुछ जानना है। बड़े महंत जब से अनाया आश्रम आई थी, तब से ही उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, और अनाया भी आश्रम को ही अपना घर मानती थी। हालांकि अनाया पुनर्जन्म की वजह से काफी ज्यादा मैच्योर थी, लेकिन वह कभी कभार अपना बचपना दिखाती थी, और आश्रम में ही काफी चहल पहल करती थी। आश्रम में सभी लोग उसे काफी रिस्पेक्ट देते थे, इसीलिए बड़े महंत राजेश कपूर को कुछ कर नहीं सकते थे। तभी उनके कानों में हर्षवर्धन की कठोर आवाज आए, आप अंदर जाए और उससे बात कीजिए। बड़े महंत कंफ्यूज होकर हर्षवर्धन से पूछते हैं, किस बारे में? हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर बोला, अनाया अपनी माँ के बारे में और उसके कातिलों के बारे में जानने के लिए वापस लौटना चाहती है, और अगर उसे वापस लौटना है तो उसके लिए आपको उसका रास्ता साफ करना होगा। वह ऐसे ही इसके साथ नहीं जा सकती। इतना बोलकर वह कठोर नजरों से राजेश कपूर को देखता है, जैसे उसकी आंखों में उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना हो। बड़े महंत भी समझ गए थे कि हर्षवर्धन क्या कहना चाहता है, तो वह शांत भाव से उस ओर बढ़ गए। राजेश कपूर को रखा गया था उस कमरे में। अंदर राजेश कपूर काफी एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था। उसे तभी भी यही लग रहा था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उससे ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलता है, और अंदर बड़े महंत पहुंचते हैं। बड़े महंत का ओरा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। उन्हें देखते ही राजेश कपूर अनायास ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, बड़े महंत कई सालों से आध्यात्मिक जीवन जीते आए थे, और उनका लक्ष्य सिर्फ समाधि में बैठना और लोगों का इलाज करना ही था। इसीलिए उनके आसपास कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग ओरा था, और पॉजिटिव वाइब थी। उन्हें देखकर पहले पहले तो हर इंसान एक पल के लिए तो डर जाता था। राजेश कपूर का भी वही हाल था, लेकिन बड़े बहन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह एक नजर ऊपर से नीचे तक अपनी गहरी नजरों से राजेश कपूर को घूरते हैं, जैसे उसे स्कैन करके देख रहे हो कि इसमें हल्की सी भी अच्छाई बची है, या फिर यह अपनी सारी इंसानियत को खो चुका है। दूसरी ओर राजेश कपूर का भी यही हाल था। वह भी ऊपर से नीचे तक बड़े महंत को देख रहा था, और जानना चाह रहा था कि कमरे में आया हुआ शख्स कौन है, और उन्हें यहाँ पढ़कर कौन ले आया है। उसके दिल में कई सारे सवाल थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उसके साथ पुलिस वाले थे, उन्हें भी कोई वहां से पकड़ कर ले गया था। उसकी वजह से उसके दिल में हल्का सा डर भी था। क्या राजेश कपूर का डर सही है? और बड़े महंत राजेश कपूर से क्या सवाल पूछेंगे? सिगरेट बेस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि राजेश कपूर और बड़े महंत आमने सामने थे, और दोनों ही एक दूसरे को काफी इंटेंस नजरों से घूर रहे थे। बड़े महंत चलकर राजेश कपूर के सामने गए और कुर्सी पर शांत भाव से बैठ गए। थोड़ी देर उस कमरे में इस तरह से खामोशी छाई रही, जैसे वहां पर कोई कब्रिस्तान का सन्नाटा छाया हुआ हो। अब राजेश कपूर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह बेचैन आवाज में पूछता है, कौन है आप, और आपने मुझे क्यों पकड़ा है? उसकी बात सुनकर बड़े महंत गंभीर आवाज में पूछते हैं, यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम कौन हो, और पिछले कुछ वक्त से क्यों आश्रम के पीछे पड़े हुए हो? यहाँ तक कि तुमने आश्रम में कई सारी परेशानियां भी खड़ी कर दी, और तुम आश्रम को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हो। चाहते क्या हो? यह सुन राजेश कपूर थोड़ा गुस्से में बोला, आप लोगों ने मेरी बेटी को वहां पर किडनैप करके रखा है, तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? यह सुनकर बड़े महंत उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, कौन सी बेटी? उद्धरण चिन्ह। और किसकी बात कर रहे हो? तुम हर किसी को पता है कि आश्रम में सिर्फ लड़के ही शिष्य के रूप में भर्ती होते हैं, और जो भी वहां पर औरतें या महिलाएं हैं, वो बस वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं, या फिर आश्रम की देखरेख करने के लिए है। यह सुनकर राजेश कपूर तुरंत अपनी बेचैन आवाज में पूछता है, कहना क्या चाहते हो? मेरी बेटी को मैंने खुद यहाँ छोड़ा था, वह बीमार थी, उसका इलाज के लिए। यह सुनकर बड़े महंत इस तरह से नाटक करते हैं जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और वह कंफ्यूज आवाज में पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है तुम्हारी बेटी? यह सुन राजेश कपूर गंभीर आवाज में बोला, अनाया कपूर, मेरी बेटी। यह सुनते ही बड़े महंत गंभीर आवाज में आगे बोले, मतलब क्या है तुम्हारा?
अगर तुम्हारी बेटी यहाँ इलाज के लिए आई थी तो मुझे क्यों नहीं पता? तुम कब छोड़कर गए थे उसे यहाँ? तो राजेश कपूर थोड़ी शर्मिंदगी भरी आवाज में बोला, तकरीबन 8-9 साल पहले वो यहाँ आई थी। यह सुनते ही बड़े महंत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह थोड़ी मजाकिया अंदाज में राजेश कपूर से पूछता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि 7-8 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता और किसी का भी इलाज इतने सालों तक नहीं चलता है? अगर तुम्हारी बेटी यहाँ इलाज के लिए आई थी तो पिछले 8 सालों से तुम कहाँ गए थे जो तुम अब उसे यहाँ लेने आए हो? और क्या पता वो इलाज के बाद यहाँ से चली गई हो। यह सुनते ही राजेश कपूर के पैरों तले जमीन खिसक गई कि अगर अनाया अगर आश्रम में नहीं होगी तो वो क्या करेगा? फिर वो खुद को ही समझते हुए बोला, नहीं, वो यहीं पर ही है और मैं उसे इसीलिए लेने नहीं आया था कि मेरे घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं उसे लेने नहीं आ पाया। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी बेटी को अपने पास कैद करके रखो। उसकी बात सुनकर बड़े महंत उसे घूरते हुए बोले, तुमने कहा कि वो तुम्हारी बेटी है? क्या मजाक है? जिस आदमी को 8 सालों तक अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं आया, यहाँ तक कि उसने एक भी बार यहाँ आकर उसे देखने की जहमत तक नहीं उठाई, देखने आना तो दूर की बात है। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कभी किसी ने अनाया कपूर नाम की लड़की की इंक्वायरी तक की है। वह इंसान आज सालों के बाद मुंह उठाकर यहाँ आता है और कहता है कि उसकी बेटी को आश्रम वालों ने किडनैप करके रखा है। यह सुनकर तो राजेश कपूर इधर उधर अपने नजरें चुराने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यह सवाल उसको सच का आईना दिखा रहा है और यह काफी शर्मनाक सवाल था। लेकिन फिर भी वह बेशर्म आदमी था। वह दांत पीस कर बोला, जी, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आया हूँ। अब तो मैं आया हूँ, तो मुझे मेरी बेटी लौटा दो। यह सुनकर बड़े महंत एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, लौटा दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि इतने सालों के बाद ही तुम उसे क्यों लेने आए हो? वजह क्या है? तो राजेश कपूर अपनी आवाज में चाशनी घोलते हुए बोले, बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब वह बड़ी हो चुकी है, तो मुझे उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी। उसके लिए अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी भी करवानी होगी। यह सुनते ही बड़े महंत की मुठिया कश गई थी। उससे भी ज्यादा कोई ऐसा इंसान था जिसके अंदर आग लग चुकी थी। वह कोई और नहीं, वह था वन साइड मिरर के पीछे बैठा हुआ हर्षवर्धन रावत, जो अपनी बीवी की शादी की बात सुनकर ही अंदर से दानव बन चुका था। उसको अनाया पर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं थी और उसके सामने बैठा हुआ वह आदमी उसकी ही बीवी की शादी की तैयारी कर रहा था। वह बहुत मुश्किल से अपनी गुस्से को काबू करके बैठा था। तभी बड़े महंत उसे बिना भाव के देखते हुए बोले, ठीक है, तुम उसे ले जा सकती हो, लेकिन अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं है। जब वह आई थी वह टीनेजर थी और उसकी कस्टडी तुम्हारे पास थी, इसलिए तुम उस पर अपनी मनमर्जी थोप सकते थे। लेकिन अब वह इस आश्रम की बेटी है और आश्रम के हर शिष्य और हर गुरु उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं और हर कोई उसकी इज्जत करता है। अगर वह खुद चाहेगी तो वह तुम्हारे साथ जा सकती है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। मैं बस तुम्हें उससे मिलता सकता हूँ। इतना बोलकर उनकी आंखों में एक अजीब भाव आ गए, जैसे वह कहना चाहते हो कि तुम्हारी औकात नहीं है अनाया के बाप कहलाने की। वही राजेश कपूर को तो यही चाहिए था। वह बस एक बार अनाया से मिलना चाहते थे। तो वह गंभीर आवाज में बोले, ठीक है, मिलवा दीजिए, मैं उसे मना लूंगा मेरे साथ जाने के लिए। आखिरकार मैं उसका पिता हूँ। वह अपने पिता की बात नहीं टालेगी। क्या अनाया की शादी की बात सुन हर्षवर्धन बैठेगा चुप? और क्या राजेश कपूर मानेगा अपनी गलती? और क्या अनाया लौटेगी वापस? अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि बड़े महंत और राजेश कपूर की बात होती है और राजेश कपूर अनाया को ले जाने की बात करते हैं, तो बड़े महंत वह सब कुछ अनाया पर छोड़ देते हैं और राजेश कपूर को भी यही लगता है कि अनाया ने यहाँ पर काफी बुरी जिंदगी जी है, तो वह अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। वह काफी ओवर कॉन्फिडेंस थे इस बात के लिए कि अनाया उनकी बात कभी नहीं टालेगी। इसीलिए वह बड़े महंत को बेफिक्री से कहते हैं, बस आप मुझे एक बार अनाया से मिलवा दीजिए। आश्रम में दूसरी ओर आश्रम में अनाया को होश आ चुका था। वह सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखते हैं। वह जानना चाह रही थी कि वह कहाँ पर है, लेकिन उससे कुछ खास याद नहीं आता। उसे बस इतना याद आता है कि वह आखिरी बार हर्षवर्धन के पास थी। वह इधर उधर देखती है तो वह अपने कमरे में आ चुकी थी। तो उसे हर्षवर्धन के लिए डर लगने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि आश्रम के अंदर अगर कोई अनजान शख्स दिखता है तो आश्रम के लोग क्या करते हैं।
वह परेशान होकर अपनी बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन जहर की वजह से उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी। वह इधर उधर देखती है, तो उसे हर्षवर्धन कहीं नजर नहीं आता। वह परेशान हो जाती है। वह तुरंत अपने वॉच को एक्टिवेट करती है और फिंगरप्रिंट देते हुए थोड़ी परेशान आवाज में बोली, रेम कॉल द हर्षवर्धन। रेम भी तुरंत एक्टिवेट होकर दूसरी हर्षवर्धन की हाथ में बंधी हुई डिजिटल वॉच में कॉल लगा देता है। इस वॉच की एक और खास बात थी कि इसके पास अपनी फ्रीक्वेंसी और नंबर थे। इसके लिए इन्हें किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं थी बात करने के लिए, और तुरंत ही हर्षवर्धन को कॉल लग जाता है। हर्षवर्धन, जो वन साइड मिरर की ओर से राजेश कपूर को अपनी गुस्सैल नजरों से घूर रहा था और दबाव बना हुआ था, उसके हाथ में बीप की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर उसकी हार्ट बीट, जो कब से गुस्से से तेज हो चुकी थी, वह और तेज हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अनाया जाग चुकी है। वह तुरंत अपनी 2 उंगली से उसे रूम को खाली करवाता है। वहां खड़ा हुआ उसका सेक्रेटरी रजत और सभी गार्ड्स तुरंत उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही हर्षवर्धन वॉच में अपने फिंगरप्रिंट देखकर उस फोन को उठता है। फोन उठाते ही अनाया से परेशान आवाज में पूछता है, तुम उठ गई? तभी अनाया बेचे आवाज में उसे पूछती है, कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह, तुम मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? यह कहते हुए भी अनाया की आवाज लड़खड़ा रही थी। वह अभी भी काफी कमजोरी महसूस कर रही थी। अनाया की आवाज सुनकर हर्षवर्धन, जो कब से बेचैन हो रहा था, वह शांत होते हुए अनाया से बोला, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बस कुछ काम निपटाना के लिए बाहर आया था। तुम अपनी जगह से खड़े मत होना। तुम अभी भी काफी बीमार चल रही हो। इतना बोलकर वह अपनी जगह से खड़ा होते हुए उस विला से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह से भागता देख उसका सेक्रेटरी भी परेशान हो गया। वह भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन उसे आने से मना कर देता है और वह तुरंत अनाया के पास जाने के लिए निकल गया। अनाया के रूम में हर्षवर्धन तेज कार चलाकर जब अनाया के पास पहुंचता है, तो वह देखता है अनाया बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी हुई है और उसके हाथ में कुछ किताबें हैं जो वह पढ़ रही है। अनाया को देखते ही हर्षवर्धन दौड़ते हुए उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में कसते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता है, जैसे उसका सुकून उसे मिल गया हो। उसकी सांसें भी भारी चल रही थी। इस वक्त अगर कोई उसे देखता, तो कोई यह नहीं कहता कि वह 28 साल का मैच्योर आदमी है, जिसके नाम से पूरे दुनिया में डंका बजता है और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी उसके नाम का तहलका मचाता है। इस वक्त वह किसी बेचैन इंसान की तरह नजर आ रहा था, जो अपनी राह भटक गया हो और अनाया उसकी मंजिल हो और उसका सुकून हो। अनाया भी उसकी तेज हार्ट बीट महसूस करके उसके सर को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ हब्बी, तुम परेशान लग रहे हो? हर्षवर्धन उसे ऐसे ही अपनी बाहों में करते हुए उसके कान पर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए गुस्से में बोला, एक बार ठीक हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई, और तुमने अपने अंदर जहर फैलने पर भी ध्यान नहीं दिया। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। अनाया समझ गई कि हर्षवर्धन उसे लेकर डर रहा था। अनाया उसे अपनी बाहों में और करते हुए उसे शांत करवाते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें परेशान करना है और अपने इशारों पर नाचना है। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा पालोगे? उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद करके हल्का सा दूर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, बीवी आगे से ऐसा कभी मत करना। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। आज तक मेरे अंदर यह डर कभी नहीं आया, और शायद मॉम डैड के जाने के बाद तो डर क्या है, मैं वह चीज ही भूल चुका था। लेकिन आज तुमने मुझे एहसास करवा दिया कि किसी को खोने का डर क्या होता है। उसके आंखों में नजर आ रहे दर्द को देखकर अनाया के दिल में एक टीस सी उठी। वह उसके होठों पर अपने होंठ जोड़ते हुए एक डिप किस करने लगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि वह दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो। एक लंबी पैशनेट किस के बाद उसे दूर होते हुए अनाया उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास भरी आवाज में बोली, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, और जब तक तुम हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम एक दूसरे को पूरा करते हैं, तो डरना छोड़ दो। इतना बोलकर वह वापस उसे गले लग गई। क्या अनाया की यह बात होगी गलत?
क्या आने वाला तूफान करेगा इन दोनों को जुड़ा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।